महिलाओं के स्वास्थ्य को अक्सर एक पहेली क्यों समझा जाता है? क्यों दर्द और तकलीफ को नॉर्मल कह के नज़रअंदाज कर दिया जाता है? तो चलिए, आज हम इसी पहेली को सुलझाते हैं और उस जानकारी को सामने लाते हैं जो शायद बहुत पहले ही मिल जानी चाहिए थी। ये बात सुनने में कितनी अच्छी लगती है ना? बिल्कुल एक परफेक्ट सिचुएशन जहाँ सब कुछ घड़ी की सुइयों की तरह एकदम सटीक चले। पर हकीकत ये है कि लाखों महिलाओं के लिए उनका शरीर इस तरह काम नहीं करता। और इससे भी बड़ी बात पता है क्या है? उन्हें ये यकीन दिलाया जाता है कि ये सब बिल्कुल नॉर्मल है, कि ये तो बस औरत होने का एक हिस्सा है। और यहीं पर असली सवाल खड़ा होता है। क्या हो अगर शरीर के सबसे जरूरी सिग्नल एक ऐसे सिस्टम की वजह से इग्नोर हो रहे हों जो उन्हें सुनने के लिए बना ही नहीं है? सच तो यही है, हमारी जो पूरी मेडिकल व्यवस्था है वो मुख्य रूप से पुरुषों के शरीर को मानक मानकर बनाई गई है। और इसी वजह से महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े बेहद जरूरी संकेतों को अक्सर अनसुना कर दिया जाता है। ये कोई एक्सीडेंटल गलती नहीं है, ये तो पूरे सिस्टम की नींव में ही एक बड़ी खामी है। और ये आंकड़े इस बात का सीधा सीधा सबूत है। देखिए, महिलाएं आबादी का 51% हैं, लेकिन जब बात आती है 40 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं पर हेल्थ रिसर्च की, तो कुल फंडिंग का 1% से भी कम हिस्सा उन पर खर्च होता है। मतलब सोचिए जरा, ये अंतर कितना ज्यादा है। ये सच में हैरान करने वाला है। तो अब हम इसी समस्या की जड़ तक जाएंगे। पुरुषों के लिए बने इस सिस्टम में आखिर ऐसा क्या है, और हमारी मॉडर्न मेडिसिन पुरुष शरीर पर ही क्यों आधारित है? ये एक बहुत ही सीधी लेकिन गहरी बात है। कई दशकों तक हुआ ये कि ज्यादातर मेडिकल रिसर्च सिर्फ पुरुषों पर होती थी, और फिर उन्हीं नतीजों को ये मानकर महिलाओं पर भी लागू कर दिया जाता था कि भाई क्या ही फर्क पड़ेगा। उनके हार्मोनल साइकिल और शारीरिक बनावट के जो बुनियादी अंतर थे उन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन साल 1993 तक मेडिकल स्टडीज में महिलाओं को शामिल करना कानूनी तौर पर जरूरी ही नहीं था। जरा सोचिए। और इस नियम के आने के बाद भी कई रिसर्चर्स ने महिलाओं के हार्मोनल उतार चढ़ाव की जटिलता का बहाना बनाकर उन्हें अपनी स्टडी से बाहर ही रखा। और ये अंतर कोई मामूली नहीं है। XX और XY क्रोमोसोम के बीच के शारीरिक अंतर बहुत गहरे हैं। मसल फाइबर के टाइप से लेकर हड्डियों की मजबूती और दिल और फेफड़ों के साइज तक सब कुछ अलग है। और इन अंतरों का सीधा असर मेटाबॉलिज्म पर, बीमारियों से लड़ने की क्षमता पर और यहाँ तक कि दवाओं के असर पर भी पड़ता है। यहाँ तक कि अगर हम सेलुलर लेवल पर भी देखें तो हमारे शरीर अलग तरह से काम करते हैं। रिसर्च ये बताती है कि XX बॉडी के सेल्स, मतलब महिलाओं के सेल्स, कार्टिलेज और मसल्स बनाने में बेहतर होते हैं। वहीं XY सेल्स यानी पुरुषों के सेल्स हड्डियां बनाने में ज्यादा माहिर हैं। और जब इतने बुनियादी अंतरों को नज़रअंदाज किया जाएगा तो समस्या तो होगी ही। तो अब बात करते हैं उस मासिक रिपोर्ट कार्ड की जो हर महीने शरीर देता है। जी हाँ, हम मासिक धर्म चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल को एक जरूरी संकेत के तौर पर समझने की कोशिश करेंगे। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मासिक चक्र सिर्फ बच्चा पैदा करने की तैयारी है। असल में ये उससे कहीं ज्यादा है। ये शरीर का एक जरूरी वाइटल साइन है, ठीक वैसे ही जैसे ब्लड प्रेशर या हार्ट रेट। समझिए कि ये हर महीने आपके मेटाबॉलिक और हार्मोनल स्वास्थ्य का एक रिपोर्ट कार्ड है। तो इस चक्र को मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला है फॉलिक्यूलर फेज। ये पीरियड के पहले दिन से शुरू होकर ओव्यूलेशन तक चलता है। इस दौरान एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ता है, जो आमतौर पर फोकस और एनर्जी बढ़ाने में मदद करता है। और फिर आता है दूसरा हिस्सा, ल्यूटियल फेज। ये ओव्यूलेशन के बाद शुरू होता है। इस दौरान प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल बढ़ता है, जो शरीर को एक संभावित प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है। और इसी हार्मोन की वजह से थकान, भूख और मूड में बदलाव महसूस हो सकते हैं। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि एक अनियमित या एब्सेंट पीरियड कोई सुविधा की बात नहीं है। ये एक चेतावनी का संकेत है, एक बड़ा रेड फ्लैग। ये बताता है कि शरीर किसी तरह के तनाव में है या अंदर कुछ और गड़बड़ चल रही है। तो इस डेटा गैप की मानवीय कीमत क्या है? जब लक्षणों को खारिज कर दिया जाता है और सालों तक गलत डायग्नोसिस होता रहता है, इसका अंजाम बहुत तकलीफदेह होता है। तो सवाल ये है कि महिलाओं के लक्षणों को इतनी आसानी से नज़रअंदाज क्यों कर दिया जाता है? ये किसी एक इंसान की गलती नहीं है। ये तो हमारे मेडिकल कल्चर में पीढ़ियों से चली आ रही एक सोच है, एक तरह का पूर्वाग्रह,
जहां महिलाओं के दर्द को अक्सर इमोशनल या मन का वहम कहकर टाल दिया जाता है। जरा इस बात पर गौर कीजिए। एक सीनियर डॉक्टर अपनी ट्रेनिंग के दौरान बताते हैं कि एक मरीज को WW का टैग मिला है, जिसका मतलब है वाइनी वुमन, यानी एक शिकायती महिला। ये दिखाता है कि सिस्टम के अंदर रवैया कैसा हो सकता है, जहां मदद मांगने पर ऐसा नाम दे दिया जाता है। और इसी तरह के रवैये का नतीजा इन चौंकाने वाले आंकड़ों में दिखता है। एंडोमेट्रियोसिस, जो एक बेहद दर्दनाक बीमारी है, उसका सही डायग्नोसिस होने में औसतन 7 से 10 साल लग जाते हैं। सोचिए, एक पूरा दशक दर्द और कंफ्यूजन में गुजर जाता है। और ये टाइमलाइन एक मरीज की 17 साल की असली कहानी को दिखाती है। 13 साल की उम्र में असहनीय दर्द शुरू हुआ। 14 की उम्र में उन्हें गर्भ निरोधक गोली पर डाल दिया गया। अगले 10 सालों में वो कई बार इमरजेंसी रूम गईं। उन्हें गैस्ट्राइटिस बताया गया, यहाँ तक कि उनका अपेंडिक्स भी निकाल दिया गया। और आखिर में 30 साल की उम्र में जाकर एक प्राइवेट सर्जरी से पता चला कि उन्हें स्टेज 4 एंडोमेट्रियोसिस है। 17 साल का दर्द तब जाकर वैलिडेट हुआ। लेकिन यहाँ आकर कहानी खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं कि अपने स्वास्थ्य पर दोबारा अपना हक कैसे पाया जाए, क्योंकि ज्ञान और सही लाइफस्टाइल ये 2 बहुत शक्तिशाली हथियार हैं। हार्मोनल स्वास्थ्य के लिए 4 सबसे जरूरी स्तंभ हैं। पहला, डाइट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, हाई फाइबर और प्लांट बेस्ड खाना खाएं। दूसरा, नींद को प्राथमिकता दें, क्योंकि इसी दौरान शरीर सूजन से लड़ता है। तीसरा, तनाव, क्रॉनिक स्ट्रेस को कम करने के लिए काम करें। और चौथा, एक्सरसाइज, मसल्स बनाएं, क्योंकि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस से लड़ने का एक बहुत असरदार तरीका है। अब जरा गर्भ निरोध के विकल्पों पर भी एक नजर डालते हैं। जैसे द पिल ब्रेन और ओवरी के बीच के सिग्नल को रोक देती है, जिससे शरीर का नेचुरल टेस्टोस्टेरोन कम हो सकता है। वहीं IUD एक तरह की इन्फ्लेमेटरी प्रतिक्रिया पैदा करती है और नेचुरल प्लानिंग में गलती की गुंजाइश काफी ज्यादा होती है। इन सभी के फायदे नुकसान को समझना बहुत जरूरी है। तो बर्थ कंट्रोल को लेकर मुख्य बातें क्या हैं? पहली, ये पूरी तरह अच्छा या पूरी तरह बुरा नहीं होता। दूसरी, इसे शुरू करने से पहले अपने शरीर की बेसलाइन जानना बेहद जरूरी है। तीसरी, कई विकल्प शरीर के नेचुरल हार्मोन प्रोडक्शन को दबा देते हैं। और चौथी, इसके लॉन्ग टर्म असर के बारे में सोचना चाहिए, खासकर 15 से 25 साल की उम्र में, जब हड्डियां बन रही होती हैं। और आखिर में सबसे शक्तिशाली टूल क्या है? वो है खुद अपने स्वास्थ्य की वकालत करना। उतनी ही मजबूती से अपनी देखभाल की मांग करना जितनी कोई अपने बच्चे के लिए करेगा। अगर बच्चा बीमार है तो कोई भी नहीं को जवाब मानकर चुप नहीं बैठता। बस यही रवैया अपने लिए भी अपनाना है। तो इस हफ्ते अपने स्वास्थ्य के लिए या अपने जीवन में मौजूद महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए एक बेहतर वकील बनने के लिए कौन सा एक कदम उठाया जा सकता है? ये बातचीत सिर्फ एक शुरुआत है। ये उस चुप्पी को तोड़ने की एक कोशिश है जिसने सालों से महिलाओं के स्वास्थ्य को एक पहेली बनाए रखा है। अब वक्त है एक ऐसे सिस्टम की मांग करने का जो सबको बराबरी से देखे, सुने और समझे।